तो है वन आप लोग का बहुत-बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट रहा में। तो गाइज़ आप लोगों के लिए मैं लेकर आई हूँ रेलवे एनटीपीसी एग्ज़ाम 2025 9 जून की सभी शिफ्टों का एनालाइज़ लेकर आई हूँ गाइज़। और ये जो है जितने भी लोगों को एग्ज़ाम देना है उनके लिए तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ कि मैं जो एनालाइज़ लेकर आती हूँ, वो मैं किस बेसिस पे लेकर आती हूँ, आपको ये पता होना चाहिए। तो एक्चुअली क्या होता है कि जब जिस भी बच्चे का एग्ज़ाम होता है 9 जून को, उनका जितना भी शिफ्ट होता है उसमें हम जो है पूछते हैं कि आपको कहाँ से प्रश्न देखने को मिला, आपको कौन-सा प्रश्न देखने को मिला, किस चीज़ से आपको ज़्यादा प्रश्न देखने को मिला। तो बेसिकली ये जीके जीएस का है, तो हम उसी पे बात करते हैं, मैथ, रीज़निंग वगैरह के बारे में नहीं बात करते, सिर्फ़ इसी पे बात हमारी होती है। तो वो जो है हमें बताते हैं और हमें आंसर या फिर क्वेश्चन हमें तभी पता चलता है जब आंसर की रिलीज़ होता है, ठीक है ना? आंसर की से पहले किसी को भी पता नहीं होता है कि क्वेश्चन जो एग्ज़ाम देगा उसी को पता होता है कि क्वेश्चन एग्ज़ैक्टली होते क्या हैं। इसीलिए हम उनसे पूछते हैं एंड देन हम उसी बेसिस पे आपका एनालाइज़ लेकर आते हैं, ठीक है? तो चलिए बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं, अपने पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 1 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 1 हमसे कह रहा है कि भारत के पूर्वी तट पर कितने प्रमुख बंदरगाह स्थित हैं? तो यहाँ पे आपसे प्रश्न पूछ रहा है कि पूर्वी तट पर आपका कितने बंदरगाह हैं? तो पूर्वी तट पे टोटल जो है वो 7 बंदरगाह स्थित है। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आपको पता होना चाहिए कि कौन-कौन सा बंदरगाह स्थित है, क्योंकि आपसे प्रश्न पूछ सकता है कि निम्नलिखित में से कौन-सा है जो आपके पूर्वी तट का बंदरगाह है या कौन-सा है जो पूर्वी तट का बंदरगाह नहीं है। तो यहाँ पे आपको नाम पता होना चाहिए। तो सबसे पहले अगर हम बात करेंगे तो जो है आपका कोलकाता बंदरगाह जो है ये आपको ध्यान रखना है। कोलकाता बंदरगाह जो है ये आपके पूर्वी तट का बंदरगाह है। इसके अलावा दूसरा अगर हम बात करें तो आपका हो गया याद रखिएगा हल्दिया बंदरगाह। हल्दिया बंदरगाह जो है ये भी आपके जो है पूर्वी तट का बंदरगाह है। इसके बाद अगर हम बात करें पारादीप बंदरगाह। इसके बाद अगर हम बात करेंगे तो आपका हो जाएगा पारादीप बंदरगाह, ये भी आपके जो है पूर्वी तट का है। इसके बाद आपको याद रखना और आपको जो है याद रखिएगा चेन्नई बंदरगाह। चेन्नई बंदरगाह ये आपके पूर्वी तट का है। इसके बाद अगर हम बात करेंगे चेन्नई हो गया। एन्नौर बंदरगाह, ठीक है ना? एन्नौर बंदरगाह ये भी आपके पूर्वी तट का है। इसके बाद अगर हम बात करेंगे छठा आपको याद रखना और कौन सा बंदरगाह हो गया? तूतीकोरिन, ठीक है ना? तूतीकोरिन। तूतीकोरिन, ये भी बंदरगाह जो है ये आपके पूर्वी तट का है, ठीक है ना? और लास्टली अब आपका बचता है तूतीकोरिन बंदरगाह के बाद जो है लास्टली आपका 7वाँ इस साइड मैं लिख देती हूँ। 7वाँ हो गया आपका विशाखापत्तनम, जो बहुत लोग ये नाम सुने भी होंगे, ठीक है ना? विशाखापत्तनम, ठीक है? विशाखापत्तनम, तो ये टोटल 7 बंदरगाह है, ये आपको याद रखना है। अब यहाँ पे आपको याद क्या रखना है? कोलकाता बंदरगाह जो है ये आपके कौन से राज्य में गए? सो याद रखिएगा कोलकाता बंदरगाह जो है ये आपके पश्चिम बंगाल में, ठीक है? कोलकाता जो है ये आपका कौन-सा है? बंगाल में, यानी कि पश्चिम बंगाल। इसके बाद अगर हम बात करें हल्दिया बंदरगाह भी आपका पश्चिम बंगाल में ही है, ठीक है ना? हल्दिया बंदरगाह भी जो है ये आपका पश्चिमी बंगाल में है, ठीक है? पश्चिम बंगाल में। इसके बाद अगर हम बात करें पारादीप, तो पारादीप बंदरगाह जो है ये आपके ओडिशा में है, ठीक है? पारादीप बंदरगाह जो है आपके कौन से राज्य में है? ओडिशा में है। चेन्नई बंदरगाह की अगर हम बात करें तो चेन्नई आपका कहाँ है? तमिलनाडु में। चेन्नई आपका कहाँ है गाइस? तो याद रखिएगा चेन्नई है आपका तमिलनाडु में। इसके बाद अगर हम बात करते हैं एन्नौर बंदरगाह भी आपका तमिलनाडु में है, ठीक है? तमिलनाडु में। और जो है आपका जो है अगर मैं बात करूँ तूतीकोरिन, ये भी बंदरगाह आपका तमिलनाडु में ही है, ठीक है ना? तो ये भी आपका तमिलनाडु में है। तो पूर्वी तट का 3 बंदरगाह जो है ये आपको तमिलनाडु में है, 2 बंदरगाह आपका पश्चिम बंगाल में है, 1 आपका ओडिशा में है और 1 विशाखापत्तनम जो है ये आपका कौन से राज्य में है? तो ये है आपका आंध्र प्रदेश में। राज्य आपको याद रखना ही पड़ेगा क्योंकि आपके लिए बहुत ज़्यादा ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना? आंध्र प्रदेश में। अब यहाँ पे आपको जो है सिंपली याद भी और क्या-क्या रखना है, जैसे अगर मैं विशाखापत्तनम की बात करूँ, तो आपका आंध्र प्रदेश में तो ये है ही, लेकिन अगर आपसे प्रश्न ये पूछा जाए कि भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन-सा है? गाइस, तो याद रखिएगा भारत का सबसे गहरा बंदरगाह। तो याद रखिएगा भारत का सबसे गहरा बंदरगाह जो है ये कौन-सा है आपका? आपका है विशाखापत्तनम बंदरगाह। और ये प्रश्न पूछे ही जाते हैं तो ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा भारत का सबसे गहरा बंदरगाह है। इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो एक और आपको क्या याद रखना है? चेन्नई के बारे में याद रखना है। चेन्नई बंदरगाह के बारे में आपको याद क्या रखना है? तो ये जो है आपका तमिलनाडु में है। और दूसरा पॉइंट याद रखिएगा कि जो है ये भारत का दूसरा सबसे व्यस्त बंदरगाह है।
भारत का दूसरा भारत का दूसरा सबसे व्यस्त दूसरा दूसरा सबसे व्यस्त बंदरगाह है, ठीक है ना। सबसे व्यस्त कृत्रिम बंदरगाह लिख लिए, ठीक है ना, ये कृत्रिम बंदरगाह, ठीक है। तो ये हो गया, आपको इतना पॉइंट याद रखिएगा। ये जो मैं पॉइंट लिखाई हूँ ये किसके बारे में लिखाई हूँ, ये है आपका चेन्नई बंदरगाह के बारे में, ठीक है ना। ये आपको याद रखना, ये किसके बारे में है, तो ये है आपका चेन्नई बंदरगाह के बारे में, ठीक है। तो ये हो गया, यहाँ पे मैंने लिखा दिया जो कि आपको याद रखना है, और ये मैंने सातों बंदरगाह लिखा दिया ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत और कोई कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 2 हमसे कह रहा है कि सूरजमुखी के उत्पादन में भारत का कौन सा राज्य प्रथम स्थान पे है। तो सूरजमुखी के उत्पादन में जो है भारत का कौन सा राज्य प्रथम स्थान पे है, तो ये है आपका गुजरात है, आंध्र प्रदेश है, कर्नाटक है या फिर उत्तर प्रदेश है। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, कर्नाटक है, ठीक है ना। अगर मैं कर्नाटक की बात करूँ तो सूरजमुखी के उत्पादन में जो सबसे अग्रगण्य राज्य कर्नाटक है, लेकिन कर्नाटक के बाद और आपका कौन कौन सा राज्य आता है, तो मैं इसी के साइड में लिखा देती हूँ। दूसरा सबसे बड़ा राज्य है सूरजमुखी के उत्पादन में, वो है आपका जो है आंध्र प्रदेश, ठीक है ना। दूसरा सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, आंध्र प्रदेश है सूरजमुखी के उत्पादन में। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो आपका महाराष्ट्र हो गया, तीसरा सबसे बड़ा राज्य जो है ये महाराष्ट्र है, ठीक है, महाराष्ट्र। इसके बाद जो है चौथा जो हो गया ये आपका बिहार हो गया, बिहार। और लास्ट आपको याद रखना उड़ीसा। टोटल 5 राज्य याद रखिएगा जो कि इंपॉर्टेंट होता है, 5 राज्य, ठीक है ना। उड़ीसा। अच्छा, मैं अगर आपसे ये प्रश्न पूछूं कि जो सूरजमुखी का उत्पादन होता है ये सबसे ज्यादा जो है कौन से देश में होता है, अगर आपसे देश पूछे तो देश भी याद रख लीजिएगा। देश की अगर मैं बात करूं तो ये जो है आपका यूक्रेन में सबसे ज्यादा जो है, ये आपको ध्यान रखना है, यूक्रेन में सबसे ज्यादा जो है सूरजमुखी का उत्पादन होता है, यानी कि शीर्ष स्थान पे। वहीं अगर मैं कुछ फसल के बारे में बताऊं, जो कि मैं आपको देश के बारे में भी बताऊंगी और राज्य के बारे में भी बताऊंगी क्योंकि ये इंपॉर्टेंट होता है। तो जैसे कि अगर मैं सबसे पहले मैं बात करूंगी मूंगफली, तो मूंगफली जो है ये आपको ध्यान रखना है। मूंगफली मूंगफली का उत्पादन जो है ये सबसे ज्यादा कहाँ होता है, तो याद रखिएगा। पहले मैं राज्य लिखाती हूँ, ठीक है ना। तो ये होता है आपका गुजरात में जो है सबसे ज्यादा होता है इसका उत्पादन, गुजरात में। और वहीं अगर मैं देश की अगर मैं बात करूँ तो याद रखिएगा देश में जो है ये आपका कहाँ होता है मूंगफली का सबसे ज्यादा उत्पादन, तो याद रखिएगा ये होता है चीन में, ठीक है, चीन में होता है। और ये है आपका राज्य है। इसके बाद अगर मैं बात करती हूँ दूसरा आपका कौन सा है, दूसरा है आपका दलहन, ठीक है। तो दलहन उत्पादन में जो है सबसे ज्यादा जो है ये कौन सा राज्य है, तो याद रखिएगा दलहन के उत्पादन में जो है सबसे अग्रगण्य पे राज्य है वो है आपका मध्य प्रदेश, ठीक है ना। कौन सा है, मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश सबसे प्रधान। और वहीं अगर पूछे देश के बारे में तो याद रखिएगा दलहन उत्पादन में भारत जो है ये नंबर 1 पे है, ठीक है। इसके बाद अगर मैं बात करूँ तीसरा जो है, तीसरा आपको कौन सा याद रखना है, तीसरा आपको याद रखना है तंबाकू, ठीक है ना। तो तंबाकू की अगर मैं बात करूँ तो इसमें आपको याद रखना है कि जो है कौन सा राज्य है जो शीर्ष स्थान पे तंबाकू उत्पादन में, तो जो है आपका आंध्र प्रदेश, ठीक है ना, आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश। और वहीं अगर मैं बात करूँ देश कौन सा है जो शीर्ष स्थान पे है, तो तंबाकू के उत्पादन में अगर देश की बात करूंगी तो याद रखिएगा ये है आपका चीन, ठीक है ना, चीन जो है शीर्ष स्थान पे है। इसके बाद जो है चौथा जो है सबसे बड़ा राज्य जो उत्पादन करता है, तो चौथा आपका किसके बारे में मैं बात करूंगी, तो चौथा जो है ये आपको याद रखना है, आपका हो गया कपास। ये सब इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना। तो कपास का जो है सबसे ज्यादा उत्पादन कहाँ होता है गाइस, तो याद रखिएगा कपास का सबसे ज्यादा उत्पादन होता है वो होता है आपका गुजरात में, ठीक है। और वहीं अगर मैं देश की अगर मैं बात करूँ कि सबसे ज्यादा कहाँ होता है, तो चीन में होता है, ठीक है ना, विश्व के उत्पादन की अगर मैं बात करूँ। इसके बाद जो है आपको याद रखना है सोयाबीन, सोयाबीन का सबसे ज्यादा उत्पादन कहाँ होता है गाइस, तो याद रखिएगा सोयाबीन। तो सोयाबीन का सबसे ज्यादा उत्पादन होता है वो होता है आपका मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश।
और वहीं अगर मैं देश की बात करूँ तो देश में आपका कहाँ होता है गाइस? तो याद रखिएगा, देश में होता है आपका अमेरिका में, ठीक है ना? मैं सिर्फ़ समझाने के लिए ऐसे शॉर्टकट में लिख रही हूँ ताकि आप लोग ऐसे याद रखिएगा, ठीक है ना? एक मैं विश्व के बारे में बता रही हूँ और दूसरा भारत का कौन-सा राज्य जो सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है उसके बारे में बता रही हूँ। इसके बाद जो है आपको याद रखना है दूध का उत्पादन। दूध का जो उत्पादन होता है वो सबसे ज़्यादा कौन-से राज्य में होता है? तो दूध का जो सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है वो होता है, यहाँ पे आपको याद रखना है, दूध का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश। और अगर विश्व में पूछे कि दूध का उत्पादन जो है वो सबसे अग्रगण्य देश कौन-सा है? तो वो है आपका भारत। इसके बाद अगर मैं बात करूँ 7वाँ जो है ये आपका कौन-सा हो गया? आपको याद रखना है गन्ना। तो गन्ना का जो है सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ होता है गाइस? तो याद रखिएगा, गन्ना का भी सबसे ज़्यादा उत्पादन आपके यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश में होता है, ठीक है? उत्तर प्रदेश में होता है गन्ना का। लेकिन अगर वही पूछे कि ये कहाँ होता है गाइस? तो याद रखिएगा, ये देश की अगर बात करें तो ब्राज़ील में सबसे ज़्यादा गन्ना का उत्पादन होता है, यानी कि प्रथम स्थान पे ब्राज़ील है गन्ना उत्पादन में। ठीक है? तो ये मैं समझा दी हूँ, अगर विश्व पूछे या भारत के राज्य के बारे में पूछे, दोनों में आपको कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि उपयोगकर्ता द्वारा चयनित टेक्स्ट को केंद्रित करने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है? केंद्रित मतलब क्या होता है? यानी कि कोई भी उपयोगकर्ता है जो उपयोग कर रहा है, जो आप टेक्स्ट को आप चयन करेंगे यानी कि सिलेक्ट करेंगे। केंद्रित मतलब क्या होगा? तो बहुत लोग को पता नहीं होगा कि केंद्रित जो है वो मतलब किस चीज़ के बारे में कह रहा है, तो जिसे हम सेंटर अलाइनमेंट कहते हैं, ठीक है ना? सेंटर, क्योंकि देखिए आपके जो है ना इससे कंप्यूटर से बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछे गए, ठीक है ना? तो कंप्यूटर से रिलेटेड आपको चीज़ों को बहुत अच्छे से याद रखना पड़ेगा, ठीक है ना? तो अगर मैं बात करूँ तो याद रखिएगा, इसे हम क्या कहते हैं? सेंटर अलाइनमेंट, ठीक है? तो केंद्रित करना यानी कि कोई जो अगर आपको कोई भी टेक्स्ट को एकदम सेंटर में जो है आपको सेट करना है, तो उसका शॉर्टकट की क्या होगा? ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। कंट्रोल प्लस ई जो है गाइस, याद रखिएगा, ये जो है आप इसको करेंगे, कोई भी टेक्स्ट को आप सिलेक्ट कर लीजिए और अगर आप कंट्रोल प्लस ई करेंगे तो बिल्कुल सेंटर में जाकर सेट हो जाएगा, ठीक है ना? वहीं अगर मैं शॉर्टकट की बात करूँ तो यहाँ से तो आपको बहुत बहुत ज़्यादा प्रश्न देखने को मिल रहा है हर शिफ्ट में, ठीक है ना? तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ कंट्रोल प्लस यू का क्या काम होता है? ये होता है कोई भी अगर आप टेक्स्ट लिखते हैं, ठीक है ना? कोई भी टेक्स्ट को आप वर्ड पे लिखते हैं या पावर पॉइंट पे लिखते हैं या किसी भी चीज़ पे लिखते हैं, टेक्स्ट को क्या करता है? अंडरलाइन करेगा, ठीक है ना? तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि कोई भी टेक्स्ट को अगर अंडरलाइन करना है तो उसका जो है शॉर्टकट की क्या हो जाएगा? तो टेक्स्ट को अंडरलाइन करना, अंडरलाइन करना। ये जो है इस अगर टेक्स्ट को अंडरलाइन करना है तो कंट्रोल प्लस यू करेंगे, टेक्स्ट अंडरलाइन हो जाएगा। इसके बाद अगर मैं बात करूँ कंट्रोल प्लस ए करेंगे, तो कोई भी डॉक्यूमेंट होगा, जितने भी चीज़ों को आपने लिखा है, यानी कि आप इसे कह सकते हैं कि कोई भी डॉक्यूमेंट होगा वो पूरा सिलेक्ट हो जाएगा। कंट्रोल प्लस ए करेंगे तो कोई भी जो आपका डॉक्यूमेंट जितना भी लिखा होगा पूरा सिलेक्ट हो जाएगा, सिलेक्ट हो जाएगा, ठीक है? पूरा सिलेक्ट हो जाएगा। इसके बाद अगर मैं बात करूँ कंट्रोल प्लस एच का क्या काम होता है? तो कंट्रोल प्लस एच का काम होता है फाइंड और रिप्लेस, ठीक है ना? फाइंड और रिप्लेस यानी फाइंड मतलब हो गया खोजना, कोई भी चीज़ आपको खोजना है तो कंट्रोल प्लस एच करिए और आपको बदलना भी है, तो भी आप कंट्रो इसका शॉर्टकट की भी जो है आपका ये हो जाएगा, ठीक है ना? तो खोजने और बदलने का जो है काम अगर आपको करना है तो इसका शॉर्टकट की क्या है? कंट्रोल प्लस एच। अब यहाँ पे मैं कुछ जो है आपको शॉर्टकट की बताऊँगी जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और पूछा भी जाता है, ठीक है ना? तो यहाँ पे जो है अगर मैं बात करूँ तो आपका जो है कंट्रोल प्लस सी, ठीक है? तो जो है आपका कंट्रोल प्लस सी, इसका काम क्या होता है? कंट्रोल प्लस सी का काम होता है कॉपी करना, ठीक है ना? मैं इंग्लिश में लिख देती हूँ, इतना तो आप सभी को पता ही होगा। उसके बाद अगर मैं बात करूँ कंट्रोल प्लस वी का क्या काम होता है? तो कंट्रोल प्लस वी का काम होता है पेस्ट करना। किसी भी चीज़ को आप जो है पेस्ट करना है तो कंट्रोल प्लस वी करिए। इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो अब आपका हो जाएगा कंट्रोल प्लस एक्स। इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है कट होना। इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो अगर आप जो है आप कोई भी कंट्रोल प्लस आप जेड करेंगे तो आपका कोई भी काम जो है वो आपका क्या हो जाएगा? अंडू हो जाएगा, ठीक है ना? अंडू हो जाएगा। इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो कंट्रोल प्लस जेड
कंट्रोल प्लस जेड हो गया। अगर आपको जो है फिर से दोबारा आपको लाना है तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यानी कि कोई भी चीज़ आपने अगर अंडो का मतलब क्या होता है मैं वो भी समझा देती हूँ। तो कोई भी चीज़ को फॉर एग्जांपल मैंने जैसे लिखा है कंट्रोल प्लस यू या फिर कंट्रोल प्लस जेड, ठीक है ना? तो इसको मैं कट कर दी, ठीक है ना? कट करने के बाद मुझे फिर याद आया कि नहीं मुझे इसे कट नहीं करना है या मुझे दोबारा इसे लाना है, तो हम कंट्रोल प्लस जेड करेंगे तो वो फिर से आ जाएगा, ठीक है ना? यानी कि इसका एग्जाम्पल ये होता है कि जो आप पीछे का काम किए रहते हैं उसको आप जो है दोबारा आप रिपीट कर सकते हैं वो कंट्रोल प्लस जेड से, ठीक है ना? इसके बाद जो है कंट्रोल प्लस वाई का काम क्या होता है, कंट्रोल प्लस वाई का काम होता है रीडो करना, ठीक है? अब जो है नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ तो कंट्रोल प्लस बी, ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट है, ज़रूरी नहीं मैं जितना लिखाऊंगी उतना ही, इसीलिए मैं पूरा लिखा देती हूँ ताकि यहाँ से आपको कोई दिक्कत ना हो। कोई भी टेक्स्ट को अगर आपको बोल्ड करना है, टेक्स्ट को अगर बोल्ड करना है तो कंट्रोल प्लस बी करिए, टेक्स्ट बोल्ड हो जाएगा। इसके बाद अगर मैं बात करूँ कंट्रोल प्लस अगर आप सी टी कंट्रोल प्लस अगर आप आई करेंगे, ठीक है ना? तो कंट्रोल प्लस अगर आप आई करेंगे तो कोई भी टेक्स्ट होगा ना वो थोड़ा तिरछा तिरछा लिखा होगा, ठीक है ना? जैसे कि इटैलिक हो जाएगा, इटैलिक, ठीक है? तो इतना आपको याद रखना है, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि आवर्त सारणी में सबसे हल्का तत्व कौन सा है? अब यहाँ पे लोग कंफ्यूज क्या होंगे कि आवर्त सारणी में सबसे हल्का तत्व, अब क्वेश्चन ठीक से पढ़ेंगे नहीं और आंसर किस पे लगा देंगे, लिथियम पे लगा देंगे, जो कि ये गलत हो जाएगा, ठीक है ना? आपसे पूछ रहा है कि आवर्त सारणी में सबसे हल्का तत्व, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा गाइस वो हो जाएगा आपका हाइड्रोजन। आवर्त सारणी में जो है सबसे हल्का तत्व जो है ये आपका हाइड्रोजन है, क्योंकि लिथियम जो है ये एक आपका धातु है, ठीक है ना? तो हाइड्रोजन जो है ये आपका तत्व है, हाइड्रोजन जो है ये आपका तत्व है। अब इसके बारे में अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो है आवर्त सारणी से रिलेटेड जो है आपको जो प्रश्न पूछा गया था, ठीक है ना? तो मैं यहाँ पे एक एक पॉइंट क्लियर कर दूंगी आवर्त सारणी के बारे में, यहाँ से आपको कोई कंफ्यूजन ही नहीं रहेगा। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ ये जो है हाइड्रोजन जो होता है ये आवर्त सारणी का सबसे हल्का तत्व होता है। इसके बाद अगर हम बात करें ये गाइस तो याद रखिएगा ये जो है आपका हैलोजन, हैलोजन कौन से समूह में पाया जाता है ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना? हैलोजन जो है ये आपको ध्यान रखना 17 समूह में पाए जाते हैं, 17 समूह में पाए जाते हैं, ठीक है? इसके बाद आपको याद रखना है कि जो आपका आवर्त सारणी होता है तो यहाँ पे आपसे प्रश्न ये पूछा जाएगा कि जो आपका आवर्त सारणी है इसमें जो है आपको बताना है कि जो क्षारीय धातु होता है वो कौन से समूह में पाया जाता है। तो याद रखिएगा आवर्त सारणी का आवर्त सारणी का क्षारीय धातु, ठीक है ना? क्षारीय धातु ये जो है आपका कौन से समूह में पाया जाता है? तो याद रखिएगा ये जो आपका पाया जाता है वो समूह एक में पाया जाता है, ठीक है ना? समूह एक में पाया जाता है। इसके बाद आपको याद रखना है कि आवर्त सारणी में जो है टोटल कितने आवर्त होते हैं ये भी पूछा जाता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। आवर्त सारणी में आवर्त सारणी में कुल 7 आवर्त पाए जाते हैं, ठीक है ना? 7 आवर्त पाए जाते हैं, ठीक है? इसके बाद आपको याद क्या रखना है, तो प्रश्न ये भी पूछा जाता है जैसे कि आवर्त सारणी में जो है ये आपको ध्यान रखना पूछा जाता है कि जो उसकी जो संख्या बढ़ती हुई रहती है तो वो जो है किसके आधार पे व्यवस्थित किया जाता है, तो प्रश्न ये भी पूछा जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि जो आपका आवर्त सारणी में जो है आवर्त सारणी, ठीक है ना? आवर्त सारणी में बढ़ती हुई बढ़ती हुई परमाणु संख्या के आधार पे बढ़ती हुई परमाणु संख्या के आधार पे व्यवस्थित किया जाता है, ये आपको याद रखना है, ठीक है ना? पूछा जाता है कि कौन सी संख्या पर व्यवस्थित किया जाता है, तो आवर्त सारणी में जो याद रखिएगा और जो उनके तत्वों की जो बढ़ती हुई परमाणु संख्या है, परमाणु संख्या के आधार पर व्यवस्थित किया जाता है, ठीक है ना? व्यवस्थित व्यवस्थित किया जाता है, इतना पॉइंट आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 5 हमसे कह रहा है कि भारत का निम्नलिखित में से कौन-सा बाघ अभयारण्य मिज़ोरम में स्थित है? तो आपको बताना है कि मिज़ोरम में कौन-सा बाघ अभयारण्य स्थित है। तो आपके ऑप्शन है डंपा टाइगर रिज़र्व, कान्हा टाइगर रिज़र्व, बक्सा टाइगर रिज़र्व या फिर भद्रा टाइगर रिज़र्व। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। डंपा टाइगर रिज़र्व जो है ये आपके मिज़ोरम में स्थित है और यहाँ पे एक बात आपको और याद रखना है कि डंपा टाइगर रिज़र्व जो है याद रखिएगा ये मिज़ोरम का एकमात्र टाइगर रिज़र्व है, ठीक है ना? तो यहाँ पे आपको क्या याद रखना है कि ये जो है मिज़ोरम का एकमात्र टाइगर रिज़र्व। तो क्वेश्चन आपसे ये भी पूछ सकता है कि मिज़ोरम का एकमात्र टाइगर रिज़र्व कौन-सा है? तो ये आपको याद रखना है, ठीक है ना? मिज़ोरम का एकमात्र टाइगर रिज़र्व है, ठीक है? इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो आपको याद रखना है उसके बाद हम बात करेंगे इसके स्थापना के बारे में, ठीक है ना? इसकी स्थापना कब हुई थी गाइस? तो ये आपको ध्यान रखना है। इसका स्थापना हुआ था 1994 से 1995 के बीच, 1994 से 1995 के बीच में जो है इसका स्थापना हुआ था दंपा टाइगर रिज़र्व का। अब यहाँ पे हम बात करेंगे जो कि है आपका कान्हा टाइगर रिज़र्व। बहुत लोगों को पता भी होगा कान्हा टाइगर रिज़र्व कहाँ पे है, तो ये मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा टाइगर रिज़र्व है, ठीक है ना? मध्य प्रदेश है। और याद रखिएगा ये आपको ध्यान रखना है कि इसका जो है आपको ध्यान रखना है स्थापना कब हुआ था। तो कान्हा टाइगर रिज़र्व का मध्य प्रदेश में और दूसरा हम बात करेंगे इसकी स्थापना के बारे में। तो याद रखिएगा मध्य प्रदेश का कान्हा टाइगर रिज़र्व जो है इसकी स्थापना हुआ था 1973 में। 1973 में जो है इसका स्थापना हुआ था। प्रोजेक्ट टाइगर के तहत हुआ था, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है ना? प्रोजेक्ट टाइगर के तहत। ठीक है। इसके बाद जो है नेक्स्ट आपका कौन सा है? नेक्स्ट है आपका बक्सा टाइगर रिजर्व। बक्सा टाइगर रिजर्व जो है ये आपके कौन से राज्य में है गाइस? तो ये आपको ध्यान रखना है। बक्सा टाइगर रिजर्व आपके पश्चिम बंगाल में है। ठीक है। बक्सा टाइगर रिजर्व आपके कौन से राज्य में है गाइस? तो याद रखिएगा बक्सा टाइगर रिजर्व जो है ये आपका पश्चिम बंगाल में है। उसके बाद अगर हम इसके स्थापना के बारे में बात करें कि इसका स्थापना कब हुआ था गाइस? तो इसे 1983 में इसकी स्थापना हुई थी, यानी कि 1983 में इसका स्थापना हुआ था। 1983 में, ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे भद्रा टाइगर रिजर्व। भद्रा टाइगर रिजर्व आपका कहाँ है गाइस? तो याद रखिएगा भद्रा टाइगर रिजर्व आपका जो है ये है कर्नाटक में, ठीक है ना? भद्रा टाइगर रिजर्व कौन से राज्य में है गाइस? तो याद रखिएगा कर्नाटक में है। और वहीं अगर हम बात करें कि इसकी स्थापना कब हुई थी गाइस? तो ये आपको ध्यान रखना है कि भद्रा टाइगर रिजर्व की स्थापना हुई थी 1998 में, ठीक है? 1998 में। तो ये है आपका भद्रा टाइगर रिजर्व और ये है आपका पश्चिम बंगाल का जो है कौन सा टाइगर रिजर्व? बक्सा टाइगर रिजर्व, ठीक है। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि निम्नलिखित में से परितंत्र का मुख्य घटक कौन सा है? तो परितंत्र का मुख्य घटक कौन सा है? तो सूर्य भी है, मिट्टी भी है, पौधे भी हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी। यानी परितंत्र के लिए जो है ये सभी जरूरी है इकोलॉजी के लिए। तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आपको याद रखना है परितंत्र को हम क्या कहते हैं? इकोलॉजी कहते हैं। अब यहाँ पे जो है प्रश्न दो पॉइंट आपको सबसे इंपॉर्टेंट याद रखना है। 2 पॉइंट आपको कौन-सा याद रखना है? सबसे पहले पूछा जाता है कि इकोलॉजी के जो है पिता कौन है, ठीक है ना? तो याद रखिएगा फादर ऑफ इकोलॉजी। तो इकोलॉजी के जो है अगर मैं बात करूँ इकोलॉजी के पिता कौन है? तो याद रखिएगा अलेक्जेंडर वॉन humboldt। अलेक्जेंडर अलेक्जेंडर वॉन humboldt। अलेक्जेंडर वॉन humboldt, ठीक है। ये जो है आपको ध्यान रखना है ये हैं आपके इकोलॉजी के पिता हैं, ठीक है ना? ये कौन है? इकोलॉजी के पिता हैं, ठीक है। उसके बाद जो है दूसरा आपसे ये पूछा जाए दूसरा आपसे ये भी याद रखना है कि जो है भारत की अगर बात करें तो याद रखिएगा भारत में इकोलॉजी के पिता कौन से हैं गाइस? आपको ध्यान रखना है भारत में इकोलॉजी इकोलॉजी के पिता। तो भारत में अगर आपके इकोलॉजी के पिता पूछे या इकोलॉजी के जनक पूछे तो आपका आंसर क्या हो जाएगा गाइस? तो याद रखिएगा आपका आंसर हो जाएगा रामदेव मिश्रा, ठीक है ना? रामदेव रामदेव मिश्रा। इसे भारत का इकोलॉजी का जीना यानी कि पारिस्थितिकी तंत्र का जनक कहा जाता है, ठीक है ना? रामदेव मिश्रा।
अब अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आपको ध्यान क्या रखना है, आपको याद रखना है कि जो इकोलॉजी का है 2 घटक होता है, एक कौन-सा होता है 2 घटक होता है। तो पहला घटक कौन-सा होता है और दूसरा कौन-सा होता है, ये दोनों आपको याद रखना है। तो पहला जो होता है, ये होता है आपका जैसे कि जीव घटक, जिसे हम क्या कहते हैं, बायोटिक कंपोनेंट कहते हैं, ठीक है ना? पहला होता है आपका कौन-सा, जीव घटक। जीव घटक। जीव घटक को हम क्या कहते हैं, तो इसे हम बायोटिक कंपोनेंट कहते हैं। मैं नीचे लिख देती हूँ, ठीक है ना? बायोटिक। अब बहुत लोगों ने पढ़ा भी होगा 12th में बायोटिक और एबायोटिक। इसे हम बायोटिक कंपोनेंट कहते हैं और दूसरा आपका कौन-सा होता है, अजीव घटक, ठीक है? अजीव घटक। इसे हम क्या कहते हैं, अजीव घटक को कहते हैं हम एबायोटिक। एबायोटिक कहते हैं, ठीक है? अब यहाँ पे प्रश्न कभी-कभी ये पूछ देता है कि कौन-सा है जो आपका एबायोटिक है या कौन-सा है जो आपका बायोटिक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो बायोटिक जो है ये आपको ध्यान रखना है। जैसे कि जो है आपको ध्यान रखना है बायोटिक आपका कौन-कौन सा हो जाएगा, तो यहाँ पे मैं लिखा देती हूँ वृक्ष। वृक्ष आपका बायोटिक है। इसके बाद अगर मैं बात करूँ घास, घास भी आपका जीव घटक में आएगा। इसके बाद अगर मैं बात करूँ कवक, ये सारे बहुत पूछे जाते हैं। कवक हो गया, जीवाणु हो गया, ये सब पूछा जाता है कि बायोटिक है या फिर एबायोटिक है, यानी कि जीव घटक है या अजीव घटक है। ठीक है, इसके बाद आपको याद रखना है समुद्री जीव हो गया, समुद्री जीव। इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो आपको याद रखना है परजीवी हो गया, परजीवी। ठीक है। इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो आपका कौन-सा हो गया, कीट हो गया। ये सब आपका कौन-सा हो गया गाइस, तो याद रखिएगा ये सब आपका जीव घटक में आएगा। और वहीं अगर मैं बात करूँ अजैविक घटक की, तो अजैविक घटक में आपका कौन-कौन सा आ जाएगा, तो जैसे आपका जल हो जाएगा, ये अजीव घटक हो जाएगा, ठीक है ना? या वायु हो जाएगा, ये भी आपका अजीव घटक हो जाएगा। मिट्टी हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर आप प्रश्न देखेंगे तो सीधे आपसे परितंत्र का मुख्य घटक पूछा है। लेकिन अगर आपसे यही पूछ देता है कि जो है आपसे एबायोटिक या बायोटिक के बारे में पूछ देता, तो फिर यहाँ पे जो है आपका आंसर अलग-अलग हो जाता। अगर यही प्रश्न रहता और ऑप्शन सूर्य, मिट्टी, पौधे रहते, तो ये सारे आपके क्या हो जाएँगे, एबायोटिक कंपोनेंट्स हैं आपके। तो जल, वायु, मिट्टी, इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो आपका तापमान, तापमान, ये सब आपका एबायोटिक हो गया। इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो खनिज हो गया, खनिज। इसके बाद आपको याद रखना प्रेशर यानी कि दबाव, ये भी आपका एबायोटिक हो गया। इसके बाद आपको याद रखना है सूर्य का प्रकाश, सूर्य का प्रकाश कह लीजिए, ये जो है आपका एबायोटिक हो गया। इसके बाद आपको याद रखना है और कौन-सा हो गया गाइस, तो आपका पवन हो गया। ये सब जो है आपका एबायोटिक कंपोनेंट हो गया, ठीक है ना? तो यहाँ पे आपको डिफरेंस याद रखना है, बहुत बार एग्ज़ाम में ये पूछे जाते हैं, ठीक है ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि अलाउद्दीन खिलजी ने गुजरात पर विजय किस वर्ष प्राप्त की थी? तो अलाउद्दीन खिलजी ने जो गुजरात पे विजय प्राप्त की थी वो आपका 1299 ईस्वी में, ठीक है ना? ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब अगर मैं गुजरात की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे जो है गुजरात विजय की अगर मैं बात करूँ तो याद रखिएगा ये जो हुआ था ये इसमें जो है कौन से राजा को पराजित किया था, तो याद रखिएगा यहाँ पे जो है राजा को आपको याद रखना है, राजा कर्णदेव वाघेला को पराजित किया, ठीक है ना? राजा राजा कर्णदेव, कर्णदेव वाघेला, ठीक है। राजा कर्णदेव वाघेला को जो है इसने क्या किया था, पराजित किया था इस युद्ध में, पराजित किया। और दूसरा ये पूछा जाता है कि ये जो युद्ध हुआ था गुजरात विजय का जो युद्ध हुआ था, इसमें जो है नेतृत्व कौन कर रहा था, ये पूछा जाता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना? तो याद रखिएगा इसका नेतृत्व जो है जो बाद में बलवन बना था, तो यहाँ पे जो है आपको याद रखना है इसका नेतृत्व किसने किया था, उलुग खान ने, ठीक है ना? इसका नेतृत्व किसने किया था गाइस? तो याद रखिएगा इसका नेतृत्व किया था उलुग खां, ठीक है? इसके बाद आपको याद रखना है ये तो हो गया गुजरात विजय के बारे में। अब जैसे कि अगर मैं अलाउद्दीन खिलजी के बारे में बात करूंगी तो सबसे पहले इसका शासन काल वगैरह और इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को देखेंगे। तो अलाउद्दीन खिलजी का जो है सबसे पहले हम बात करेंगे कि ये जो है आपका कौन से वंश से था, तो याद रखिएगा ये जो है आपका खिलजी वंश से था, ठीक है ना? कौन से वंश से था तो ये मैं यहीं पे लिख देती हूँ, ये आपका खिलजी वंश से था। दूसरा आपको क्या याद रखना है, इसका आपको याद रखना है शासनकाल। शासनकाल बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये कब क्या होता है कि आपका शासक और एक
एक तरफ शासनकाल और मिलान करने के लिए दे देते हैं ताकि बच्चे इसमें कन्फ्यूज़ हो जाए, ठीक है ना? तो अलाउद्दीन खिलजी का जो शासनकाल था वो 1296 से लेके 1316 तक था, ठीक है ना? 1296 से लेकर के 1316 तक था। उसके बाद जो है ये आपको ध्यान रखना, ये जो है खिलजी वंश का दूसरा शासक था, ठीक है ना? ये भी आपको ध्यान रखना, ये जो है आपको याद क्या रखना है, खिलजी वंश का दूसरा शासक था, अलाउद्दीन खिलजी, दूसरा शासक था, ठीक है? इसके निर्माण के बारे में बहुत पूछा जाता है, ठीक है ना? तो निर्माण के बारे में अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे इसके 2 निर्माण जो है बहुत अहम है। पहला आपको याद रखना है जो क्या पूछा जाता है, पहला पूछा जाता है अलाई दरवाज़ा, ठीक है ना? पहला क्या पूछा जाता है, पहला पूछा जाता है अलाई दरवाज़ा और दूसरा आपको याद रखना है सीरी का किला, ये दोनों पूछा जाता है, ठीक है ना? सीरी का किला। एक्चुअली मैं ना नीचे लिख देती हूँ, ठीक है ना? यहाँ पे जो है हटा देती हूँ, नीचे लिखती हूँ, सीरी का किला। तो ये 2 किला जो है आपको याद रखना है, पूछा जाता है कि सीरी का किला जो हो गया या फिर अलाई दरवाज़ा हो गया, इसका निर्माण जो है कब हुआ था? तो अलाई दरवाज़ा का निर्माण इसने करवाया था 1311 ईस्वी में, ठीक है ना? अलाउद्दीन खिलजी ने जो है निर्माण करवाए थे 1311 ईस्वी में। इसके बाद अगर मैं बात करूँ जो इसका निर्माण हुआ था, सीरी किला का निर्माण हुआ था, वो हुआ था 1297 से लेकर के इसका स्टार्ट हुआ था 1297 में स्टार्ट हुआ था और जो है पूरा बन के तैयार हुआ था 1307 ईस्वी में, ठीक है ना? तो ये आपको ध्यान रखना। अलाई दरवाज़ा जो है बहुत बार पूछा भी गया है प्रीवियस ईयर में, वो इसलिए क्योंकि ये कुतुब मीनार के जस्ट आगे बना हुआ है। अब यहाँ पे जो है इसके कुछ विजय के बारे में हम बात करेंगे तो जगह नहीं है तो मैं इसे बॉक्स में लिख देती हूँ, ताकि जो है आप लोगों को कन्फ्यूज़न ना हो कि यहाँ पे जो है कौन से विजय के बारे में। जैसे कि अगर मैं बात करूँ अलाउद्दीन का जो है आपका गुजरात विजय 1299 में हुआ था। वैसे ही अगर मैं बात करूँ इसका जो है आपको ध्यान रखना है चित्तौड़। चित्तौड़ की अगर मैं बात करूँ चित्तौड़ विजय जो है इसका कब हुआ था गाइस तो याद रखिएगा चित्तौड़ हुआ था 1303 में। ठीक है, चित्तौड़ हुआ था 1303 में। इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो और कौन सा हुआ था देवगिरी। देवगिरी ये उसके प्रमुख अभियान के बारे में मैं बात कर रही हूँ, ये आपको याद रखना है, ठीक है ना? देवगिरी पे जो है इसने कब विजय प्राप्त की थी 1306 ईस्वी में। इसके बाद अगर हम बात करें देवगिरी हो गया, इसके बाद जो है वारंगल, 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 ठीक है? तो वारंगल की अगर मैं बात करूँ तो ये आपको ध्यान रखना है, वारंगल पे इसने कब विजय प्राप्त किया था 1308 में। और एक और याद रखिएगा जो कि है आपका रणथंभौर, रण रणथंभौर। तो इसने जो है रणथंभौर पे कब विजय प्राप्त किया था गाइस? तो याद रखिएगा 1301 में। तो ये इसका प्रमुख अभियान है जो कि आपको याद रखना है। और जो है गुजरात के बारे में मैं बता ही दी हूँ आपको जो है गुजरात। गुजरात पे इसने कब विजय प्राप्त किया था? तो गुजरात पे जो है इसने 1299 में जो है आपको ध्यान रखना है 1299 ईस्वी में इसने विजय प्राप्त किया था। तो ये जो है इसके प्रमुख अभियान आपको याद रखने हैं क्योंकि ये इसमें से कोई भी पूछ देता है, ठीक है ना? ये वाला जो है ये कोई भी पूछ देता है जो कि बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है? इसे मैं स्टार लगा देती हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कैग से संबंधित संवैधानिक प्रावधान बताना है। तो कैग यानी कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षा से जो संबंधित अनुच्छेद है वो आपका अनुच्छेद है गाइस, याद रखिएगा 148 से 151 के बीच इसका प्रावधान किया गया है, ठीक है ना? 148 से 151 के बीच कैग के बारे में। अब यहाँ पे जो है 100 अनुच्छेद 148 में क्या कहा गया है, ठीक है? अनुच्छेद अनुच्छेद 148 में क्या कहा गया है? तो इसमें जो है कैग की नियुक्ति से ये संबंधित है, ठीक है ना? नियुक्ति से। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो शपथ से, ये जो है आपका अनुच्छेद 148 संबंधित है। इसके बाद अगर हम बात करें जो है आपका अनुच्छेद 149, अनुच्छेद अनुच्छेद 149। तो अनुच्छेद 149 में जो है ये क्या है गाइस? तो अनुच्छेद 149 में जो है ये जो है कर्तव्य और शक्तियाँ हैं, ठीक है ना? अनुच्छेद 149 में क्या है गाइस? तो याद रखिएगा ये है अनुच्छेद 149 में है कर्तव्य, यानी कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षा के कर्तव्य और शक्तियों का उल्लेख है।
शक्तियों का उल्लेख जो है ये अनुच्छेद 149 में है, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें, मैं सीधा लिख देती हूँ, ठीक है ना, इतना घुमाना नहीं है। अनुच्छेद 149 हो गया। इसके बाद हम बात करेंगे अनुच्छेद 150 के बारे में, ठीक है ना। तो अनुच्छेद 150 में जो है ये आर्टिकल करके लिख देती हूँ, ठीक है ना। तो आर्टिकल जो है 150 में क्या कहा गया है, तो आर्टिकल 150 में क्या गया है, कहा गया है कि संघ और राज्यों के जो खातों का जो निर्धारण करता है, प्रारूप से निर्धारित करने के लिए जो है राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए ये एक प्रावधान करता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो है देखिए देखिए संघ और राज्यों के राज्यों के खातों का खातों के प्रारूप को निर्धारित करता है, ठीक है ना। निर्धारित निर्धारित करता है, ठीक है। इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो अब आपका कौन सा है, तो याद रखिएगा आर्टिकल आपका जो हो गया 151 हो गया। आर्टिकल 151 में क्या कहा गया, तो कैग के द्वारा जो रिपोर्ट तैयार की जाती है, इसका जो परीक्षण किया जाता है खातों का, तो याद रखिएगा रिपोर्ट तैयार जो की जाती है, तो ये जो है ये रिपोर्ट को किसमें प्रस्तुत किया जाता है, रिपोर्ट को संसद और संसद और संसद और जो है आपका जो है राज्य विधानमंडल में प्रस्तुत किया जाता है। राज्य विधान मंडल में प्रस्तुत करना है, ठीक है ना। प्रस्तुत करना है किस आर्टिकल के तहत, आर्टिकल 151 के तहत। तो यहाँ पे मैं आर्टिकल 148, 49, 50 और 51 ये जितना जो संबंधित है 148, 151 मैंने वो चारों लिखा दिया, क्योंकि जो है कैग के बारे में हर शिफ्ट में ये प्रश्न देखने को मिला है, तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 9 हमसे कह रहा है कि वृद्ध गंगा इनमें से किस नदी को कहा जाता है। रिवर से रिलेटेड भी आपको बहुत सारे प्रश्न मिले हैं। पिछले शिफ्ट की अगर मैं बात करूँ तो बहुत सारे प्रश्न देखने को मिले रिवर से। तो रिवर जो है वृद्ध गंगा जो है ये किसे कहा जाता है गाइस, तो याद रखिएगा ये कहा जाता है गोदावरी नदी को, ठीक है ना। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। गोदावरी नदी को वृद्ध गंगा कहा जाता है, यानी कि इसे पुरानी गंगा भी कहते हैं। तो पुरानी कहिए या फिर वृद्ध गंगा कहिए, इसका आंसर ये होगा आपका गोदावरी। सबसे पहले हम इसके उद्गम के बारे में बात करेंगे। तो गोदावरी नदी का जो उद्गम होता है गाइस ये कहाँ से होता है, तो ये होता है आपके छोटा नागपुर के पठार से होता है, ठीक है ना। छोटा छोटा नागपुर छोटा नागपुर पठार से होता है, ठीक है। पठार से इसका उद्गम होता है, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें तो आपको याद रखना है कि इस नदी को जो है याद रखिएगा, इस नदी को जो है बंगाल का शोक नदी भी कहा जाता है। बंगाल का शोक नदी कहा जाता है, ठीक है। शोक नदी कहा जाता है। इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो आपको याद रखना है कि इसकी अगर हम बात करते हैं कि कुल लंबाई कितनी है, गोदावरी नदी की जो है कुल लंबाई कितनी है, तो ये आपको ध्यान रखना है। गोदावरी नदी की जो कुल लंबाई है वो है आपका 592 किलोमीटर, ठीक है ना। 592 किलोमीटर जो है गोदावरी नदी की कुल लंबाई है। उसके बाद हम बात करेंगे गोदावरी नदी के बहाव के बारे में। तो ये बहाव जो है इसका कहाँ है, तो ये आपको ध्यान रखना है, छोटा नागपुर के पठार से निकलती है। तो ये जो है ये सबसे पहले जो है झारखंड झारखंड के बाद ये बहती हुई कहाँ जाती है, झारखंड के बाद बहती हुई ये आपके पश्चिम बंगाल में जाती है, ठीक है ना। पश्चिम बंगाल। और पश्चिम बंगाल के जो है याद रखिएगा, पश्चिम बंगाल के हुगली नदी में जो है ये मिल जाती है, हुगली नदी से मिल जाती है। तो ये भी पूछा जाता है कि कौन सी नदी से मिल जाती है, तो याद रखिएगा हुगली नदी से मिल जाती है। ये आपको याद रखना है, ठीक है। उसके बाद हम गोदावरी नदी के सहायक नदियों के बारे में बात करेंगे कि इसकी कौन-कौन सी सहायक नदी है। तो सहायक नदी तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो गोदावरी नदी की सहायक नदी कौन-कौन सी है, तो सबसे इम्पोर्टेंट है बराकर नदी। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, प्रीवियस ईयर की मैं बात करूँ तो। बराकर नदी जो है ये आपके गोदावरी नदी की सहायक नदी है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ कोनार नदी भी जो है ये आपके जो है किसकी सहायक नदी है, गोदावरी नदी की। इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो और आपका कौन सा हो गया, और आपका हो गया आपका धाधा नदी। ये भी जो है ये आपकी गोदावरी नदी की सहायक नदी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस स्थिति में सरकार घाटे का बजट चलाती है? तो सरकार घाटे का बजट जो है वो कब चलाती है? जब सरकारी व्यय राजस्व से अधिक हो जाता है, या जब सरकारी व्यय राजस्व दोनों शून्य हो जाते हैं, या फिर जब सरकारी व्यय राजस्व के बराबर हो जाता है, या जब सरकारी राजस्व व्यय से अधिक हो जाता है। तो यहाँ पे जो है अगर मैं आपको बताऊं तो आपको याद रखना है कि सरकार जो है घाटे का बजट तब चलाती है जब जो है सरकारी व्यय जो है राजस्व से अधिक हो जाता है। व्यय मतलब क्या होता है? यानी कि कोई भी सरकारी खर्च जो हो गया, अगर मैं सिंपली भाषा में बताऊं, व्यय का मतलब क्या होता है? जो सरकारी खर्च होता है और जो ये राजस्व आपका जो पूंजी होता है, जमा होता है, ये अगर ज्यादा हो जाता है, यानी कि खर्च ज्यादा हो जाएगा और राजस्व से जो आप मान के चलिए कि आपके पास 100 रुपया है, ठीक है ना, और आपको इससे ज्यादा खर्च हो रहा है, तो वहां पे सरकार क्या करेगी? सरकार जो है घाटे का बजट चलाती है, ठीक है ना? तो अगर मैं घाटे की बजट से आपको प्रश्न याद क्या रखना है, तो ये तो हो गया, ये तो आप याद ही रखिएगा कि सरकार घाटे का बजट कब चलाती है। लेकिन अगर मैं बात करूँ 2025 से 26 की, अगर मैं बात करूँ, तो इसमें जो है सरकार ने जो है, याद रखिएगा, इसमें जो है राजकोषीय घाटा इसका कितना था गाइस? तो राजकोषीय घाटे की अगर मैं बात करूँ, राजकोषीय राजकोषीय घाटे की बात करूँ, तो ये जो है कितना है? तो ये है 16.13 लाख, ठीक है? जिसमें जो है सरकार ने जो है लक्ष्य निर्धारित किया है, लक्ष्य भी इसका निर्धारित किया है कि ये जो घाटा जो है ये 2026 तक जो है ये कितना करने का लक्ष्य रखा है? 4.4%। यानी कि जो है अभी जो है 16.13 है, ये टोटल कितना हो गया? ये हो गया आपका 4.8% जो है राजकोषीय घाटा है, जिसे लक्ष्य निर्धारित किया गया 4.4% लाने का, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 11 हमसे कह रहा है कि साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? तो साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान जो है ये आपके केरल में स्थित है। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि उस्ताद अलादिया खान निम्नलिखित में से किस घराने के संस्थापक हैं? तो उस्ताद अलादिया खान जो है ये कौन से घराने के संस्थापक है गाइस? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका जयपुर अतरौली घराने के, यानी कि ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है? ये जयपुर अतरौली घराने के संस्थापक हैं। वहीं अगर मैं बात करूँ इंदौर घराने के अगर संस्थापक की बात करेंगे, ठीक है, तो सभी घराने के हम यहाँ पे संस्थापक के बारे में ही बात करेंगे। तो इंदौर घराने के जो संस्थापक हैं उनका नाम क्या है गाइस? तो याद रखिएगा, उस्ताद आमिर खान, ठीक है? ये जो है आपको याद रखना है, उस्ताद आमिर खान। ये जो है इंदौर घराने के संस्थापक है, उस्ताद आमिर खान, ठीक है? इसके बाद अगर मैं बात करूँ पटियाला घराना की, तो पटियाला घराना के संस्थापक कौन है गाइस? तो यहाँ पे जितने भी मैं संस्थापक के बारे में ही बात करूंगी, तो यहाँ पे जो है संस्थापक के बारे में ही बात करूंगी, ठीक है ना? तो यहाँ पे जो है आपको याद रखना है कि वो जो पटियाला घराना के संस्थापक है वो है उस्ताद फतेह अली खां, उस्ताद फतेह अली खां। और इसके बाद अगर मैं बात करूँ कि बनारस घराने के संस्थापक कौन है, तो याद रखिएगा, पंडित राम सहाय, ठीक है ना? पंडित राम सहाय जो है आपको ध्यान रखना है, ये बनारस घराने के संस्थापक है, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि 1857 के विद्रोह की शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो 1857 के विद्रोह की शुरुआत जो हुई थी वो मेरठ से हुआ था, तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो 1857 को जो है हम एक और नाम से भी जानते हैं, जिसे हम सिपाही विद्रोह के नाम से भी जानते हैं, ठीक है ना? तो सिपाही विद्रोह या फिर 1857 का विद्रोह, ये जो है आपको ध्यान रखना है, इसे सिपाही विद्रोह के भी नाम से जाना जाता है। और दूसरा याद रखिएगा, इसे जो है भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम भी कहा जाता है, ठीक है ना? तो दूसरा आपको क्या रखना है कि भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, स्वत
संग्रह। तो आपके ये प्रीवियस ईयर में पूछा गया था, अभी शिफ्ट की नहीं कहूँगी, प्रीवियस ईयर की कहूँगी, जिसमें पूछा गया था कि जो भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था वो कौन-सा था? तो वो आपका 1857 का विद्रोह था, ठीक है? 1857 के अगर मैं विद्रोह की अगर बात करूँ तो यहाँ पे आपको याद रखना है इस 1857 के विद्रोह की जो है सबसे पहले शुरुआत किसने की थी? तो इसकी सबसे पहले शुरुआत जो है ये मंगल पांडे ने की थी, मंगल पांडे ने। तो मंगल पांडे से आपको याद क्या रखना है? मंगल पांडे से याद ये रखना है कि 29 मार्च 1857, ठीक है ना? 29 मार्च 1857 को बैरकपुर छावनी में, ठीक है ना? बैरकपुर छावनी में ब्रिटिश अधिकारियों पे इन्होंने गोली चलाई थी, ठीक है ना? ब्रिटिश अधिकारियों पे ब्रिटिश अधिकारी पर गोली चलाई थी और ब्रिटिश अधिकारी पर गोली चलाई तो इनके लिए इनको फांसी भी दी गई, ठीक है ना? ब्रिटिश अधिकारी पर गोली चलाई। अब यहाँ पे सीधा मैं लिख देती कि मंगल पांडे ने जो इसकी शुरुआत कहाँ की, तो बैरकपुर छावनी में। और यहाँ पे ये बोल देती कि इन्हें फांसी दिया गया, तो आपको पता ही नहीं होगा कि इन्हें फांसी क्यों दिया गया। इसलिए मैं लिख देती हूँ कि इन्होंने जो है ब्रिटिश अधिकारी पर गोली चलाई थी, जिसकी वजह से जो है इन्हें फांसी भी दिया गया मंगल पांडे को। तो यहाँ पे प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि मंगल पांडे को जो है यहाँ पे प्रश्न ये आपसे पूछा जाएगा कि इन्हें जो है फांसी कब दिया गया गाइस? तो याद रखिएगा, इन्हें जो फांसी दिया गया था वो दिया गया था 8 अप्रैल 1857 को, ठीक है? इन्हें फांसी कब दिया गया था? 8 अप्रैल 8 अप्रैल 1857 को इन्हें फांसी दे दिया गया। उसके बाद आपको याद क्या रखना है कि इनके जीवन के आधारित पर एक फिल्म भी बनाई गई है। इनके जीवन के आधारित पर जो है ये फिल्म बनाई गई थी और उस फिल्म का नाम क्या है? तो उस फिल्म का नाम है मंगल पांडे मंगल पांडे द राइजिंग, ठीक है ना? मंगल पांडे द राइजिंग। अब यहाँ पे प्रश्न सबसे इम्पोर्टेंट पूछा गया जाता है कि जो 1857 का विद्रोह है वो नेतृत्व कर रहे थे, ठीक है ना? अलग अलग जगह से अलग अलग लोग जो है वो नेतृत्व कर रहे थे। तो कभी कभी पूछा जाता है दिल्ली से कौन कर रहा था, या फिर जो है कभी पूछा जाता है कि जो है बिहार से कौन कर रहा था। तो यहाँ पे जो है आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे जो है हम बात करेंगे, वो किन के बारे में बात करेंगे? नेतृत्वकर्ता के बारे में, ठीक है ना? नेतृत्वकर्ता के बारे में और जो है जगह के बारे में। तो यहाँ पे जो है सबसे पहले हम बात करेंगे दिल्ली। तो दिल्ली में जो 1857 का विद्रोह हो रहा था, इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो इसके नेतृत्वकर्ता थे बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह, ये तो बहुत बार ये सब प्रश्न पूछा जाता है। इनफैक्ट मैं सिर्फ एनटीपीसी की बात नहीं करूंगी, कोई भी एग्जाम में ये प्रश्न पूछा ही जाता है, ठीक है ना? इसके बाद अगर मैं बात करूँ, दिल्ली हो गया, इसके बाद पूछा जाता है कानपुर के बारे में पूछा जाता है, ठीक है ना? एक कानपुर, जो कि कानपुर से जो है नेतृत्व कौन कर रहे थे? तो कानपुर से नेतृत्व कर रहे थे नाना साहब, ठीक है? नाना साहब। इसके बाद अगर मैं बात करूँ, कानपुर हो गया, इसके बाद जो है झांसी का आप सभी को पता ही होता है कि झांसी का जो है वो रानी लक्ष्मीबाई है। ऑफ कोर्स पढ़ रहे तो मैं झांसी का नहीं लिखाऊंगी, ठीक है ना? झांसी का आपको पता होता है। लखनऊ, लखनऊ से जो है ये आपको ध्यान रखना है, लखनऊ से जो है, लखनऊ नवाबों के शहर से आप याद रखिएगा, नवाबों के शहर से, तो इसका ऑपोजिट याद रखिएगा बेगम, ठीक है ना? बेगम हजरत महल। बेगम हजरत महल जो है ये लखनऊ में नेतृत्व कर रही थी 1857 की क्रांति का। इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो जो है आपका बिहार में पूछा जाता है। तो बिहार में नेतृत्व कौन कर रहे थे गाइस? तो याद रखिएगा, बिहार में जो नेतृत्व कर रहे थे वो कुंवर सिंह कर रहे थे, ठीक है ना? कुंवर सिंह। तो ये नेतृत्व करता है कुछ जो कि आपको याद रखना है, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नहीं, एक और याद रख लीजिए, ग्वालियर। ग्वालियर के बारे में भी पूछा जाता है, ठीक है ना? तो ये मैं कहाँ लिखूं, जगह ही नहीं है, ऊपर लिख देती हूँ। नेतृत्वकर्ता को मैं हटा देती हूँ, ठीक है ना? यहाँ पे जो है आप लोगों को समझ आ गया होगा। तो ग्वालियर क्योंकि इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना? ग्वालियर भी पूछा गया था, तो ये भी आप याद रखिएगा, ग्वालियर। तो ग्वालियर में जो है वो कौन नेतृत्व कर रहे थे? तात्या तोपे। तात्या तात्या तोपे जो है ये ग्वालियर में नेतृत्व कर रहे थे, ये आपको याद रखना है, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 14 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित अरविंद पारेख निम्नलिखित में से कौन सा संगीत वाद्य यंत्र बजाते थे। तो इन्हें पद्म पुरस्कार मिला हुआ है, पद्म भूषण पुरस्कार, और इनका नाम क्या है, अरविंद पारेख। तो ये कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे, तो ये सितार वाद्य यंत्र बजाते थे, ठीक है ना। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब जो है अरविंद पारेख के बारे में हम बात करेंगे कि इन्हें कुछ पुरस्कार मिला हुआ है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे आपको ये पता चलेगा कि ये सितार वादक है। अब इन्हें कौन-कौन सा पुरस्कार मिला हुआ है, तो जो कि आपके प्रश्न में भी पूछ बोला ही गया है कि इन्हें पद्म भूषण मिला हुआ है। तो ये आपको याद रखना ही पड़ेगा कि इन्हें पद्म भूषण कब मिला था। तो इन्हें पद्म भूषण मिला था 2018 में, ठीक है ना। 2018 में इन्हें पद्म भूषण मिला था। और उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो जो है संगीत नाटक अकादमी, ठीक है ना, संगीत नाटक संगीत नाटक अकादमी इन्हें पुरस्कार मिला हुआ है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि इन्हें जो है संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जो है ये कब मिला हुआ है, पुरस्कार, ठीक है। तो इन्हें संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला है 2003 में, ठीक है ना। कब मिला था, 2003 में। तो ये जो है दो पुरस्कार आपको याद रखना है, ठीक है। इसके बाद जो है एक और पुरस्कार याद रख लीजिएगा, एक और जो है याद रखिएगा। तीसरा जो है कौन सा पुरस्कार इन्हें मिला था, तीसरा मिला था इन्हें जो है पंडित भीमसेन भीमसेन जोशी, भीमसेन जोशी जीवन गौरव पुरस्कार, जीवन गौरव, जीवन गौरव पुरस्कार। तो ये पुरस्कार जो है इन्हें कब मिलेगा, इससे याद रखिएगा। ये पुरस्कार इन्हें 2019 में मिला है। कब मिलेगा, इससे आपको ध्यान रखना है, 2019 में। अब जैसे मैं कुछ सितार वादक के नाम लिखूंगी गाइस, ये आपको याद रखना है। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, पहला नाम जो है याद रखिएगा, पंडित रविशंकर, पंडित रविशंकर। ये भी आपके जो है सितार वादक है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जो है उस्ताद, उस्ताद विलायत खां, उस्ताद विलायत खां ये भी आपके सितार वादक है। और याद रखिएगा अरविंद पारिक के अगर उस्ताद के बारे में पूछा जाए कि अरविंद पारिक के जो है ये उस्ताद कौन थे गाइस, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो अरविंद पारिक के जो उस्ताद यानी कि जो गुरु थे वो उस्ताद विलायत खां थे, ठीक है ना। कौन थे गाइस, याद रखिएगा, विलायत खां, ठीक है। इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो आपका जो है विलायत खां ये भी एक सितार वादक है। इसके बाद अगर बात करूँ निखिल बनर्जी, निखिल बनर्जी, निखिल बनर्जी ये भी आपके सितार वादक है। इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो आपके जो है कौन हो गया गाइस, तो याद रखिएगा उस्ताद लियाकत खां। तो उस्ताद विलायत और लियाकत में फर्क है, ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है, उस्ताद लियाकत खां, लियाकत खां ये भी आपके जो है एक सितार वादक है। तो इस दोनों नाम में आपको डिफरेंस याद रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 15 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1885 में। तो ऑप्शन में हमारा जो है बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसकी स्थापना जो है ये किसने की थी गाइस, तो याद रखिएगा कांग्रेस की स्थापना जो है वो एओ ह्यूम के द्वारा किया गया था। इन्होंने ही इसकी स्थापना की थी। और याद रखिएगा कि जो है कांग्रेस जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो है पहले अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे, ये भी आपको ध्यान रखना है। पहले अधिवेशन के अध्यक्ष, पहले अधिवेशन, पहले अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे गाइस, तो याद रखिएगा पहले अधिवेशन के अध्यक्ष थे व्योम्स चंद्र बनर्जी, ठीक है ना। व्योम्स व्योम चंद्र बनर्जी जो है गाइस, याद रखिएगा ये जो है कांग्रेस के पहले अधिवेशन के अध्यक्ष थे। ये आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 16 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि पश्चिम बंगाल में एक वर्ष में चावल की कितने किस्में उगाई जाती हैं। तो पश्चिम बंगाल में एक वर्ष में जो है चावल की 3 किस्में उगाई जाती हैं। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको याद रखना है क्या है कि वो 3 किस्म कौन कौन सी है जो पश्चिम बंगाल में उगाई जाती है। तो उन 3 किस्मों के आपके नाम याद रखने हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो पहला किस्म कौन सा हो गया, औस, ठीक है ना।
पहला, एक वर्ष में 3 किस्म की उगाई जाती है। पहला औस हो गया, इसके बाद जो है दूसरा आपका कौन-सा हो गया? दूसरा हो गया अमन, और इसके बाद जो है अगर मैं बात करूँ तीसरा कौन-सा किस्म हो गया? तीसरा हो गया बोरो। तो ये 3 किस्म की उगाई जाती है। अब इस तीनों में आपको क्या याद रखना है? इस तीनों में आपको ये याद रखना है कि ये जो है, ये जो होता है, ये आपको ध्यान रखना है मार्च-अप्रैल में बोई जाती है। जो औस होता है ये आपका मार्च-अप्रैल में बोई जाती है, ठीक है? और जो अमन होता है ये आपको ध्यान रखना है, ये खरीफ फसल है, ठीक है ना? तो इसे जो है आपको ध्यान रखना है जुलाई और अगस्त में बोया जाता है। जुलाई जुलाई अगस्त में इसे बोया जाता है, ठीक है? जुलाई अगस्त में बोया जाता है इसे। और जो बोरो किस्म की जो फसल होती है गाइस, बोरो किस्म की जो चावल होती है, इसे दिसंबर और जनवरी में बोया जाता है, ठीक है ना? दिसंबर और जनवरी में बोया जाता है। तो ये 3 किस्म की जो है पश्चिम बंगाल की ये फसल जो है, एक वर्ष में 3 किस्म की चावल उगाई जाती है, ये आपको याद रखना है, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 17 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि सामाजिक व्यवस्था और कल्याण को बढ़ावा देना संविधान के किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो ये संविधान के अनुच्छेद 38 से संबंधित है, सामाजिक व्यवस्था और कल्याण को बढ़ावा देना। और ये जो अनुच्छेद 38 है ये आपका किस में आता है गाइस? तो ये जो है आपके राज्य के नीति निर्देशक तत्व में आता है, ठीक है ना? राज्य के नीति निर्देशक तत्व में आता है, ठीक है? तो राज्य की नीति निर्देशक तत्व जो है ये आपके कौन से आर्टिकल में है? तो ये है आपके 36 से लेकर अनुच्छेद 36 से लेकर 51 में जो है ये आपके राज्य के नीति निर्देशक तत्व का वर्णन किया गया, ठीक है ना? अनुच्छेद 36 से लेकर के 51 तक, और 38 में किस में आएगा? राज्य के नीति निर्देशक तत्व में। इसके बाद जो है राज्य का नीति निर्देशक तत्व जो है आपके कौन से भाग में है? तो याद रखिएगा ये है आपके भाग 4 में है राज्य का नीति निर्देशक तत्व। और याद रखिएगा कौन कहाँ के संविधान से प्रेरित है गाइस? तो याद रखिएगा ये है आपके आयरलैंड, ठीक है ना? आयरलैंड के संविधान से ये प्रेरित है, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 18 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि वर्ड प्रोसेसर का सबसे अच्छा उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो वर्ड प्रोसेसर बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। वर्ड प्रोसेसर का उपयोग जो किया जाता है वो किया जाता है आपका कहानियां टाइप करने के लिए। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर है। कहानियां टाइप करना इन द सेंस ये हुआ कि कोई भी चीज को, जैसे कि आपका जो टाइपिंग वाला जो काम होता है वो जो है सबसे अच्छा उपयोग जो है किसके लिए किया जाता है? वर्ड प्रोसेसर का, ठीक है ना? सबसे अच्छा उपयोग किया जाता है इसी के लिए, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 19 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किन्हें भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक माना जाता है? तो भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक जो माना जाता है वो विक्रम साराभाई को माना जाता है, ठीक है ना? ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे जो है सबसे इम्पोर्टेंट पूछा जाता है कि भारत का अंतरिक्ष कार्यक्रम यानी कि इसरो, इसरो का जो है ये मुख्यालय कहाँ है, ये आपको बताना है गाइस। तो याद रखिएगा इसरो का जो मुख्यालय है ये है बंगलुरु में, ठीक है ना? इसरो का मुख्यालय कहाँ है गाइस? याद रखिएगा ये है आपका बंगलुरु में, ठीक है? और बंगलुरु आपका कहाँ है गाइस? तो याद रखिएगा बंगलुरु जो है ये आपके कर्नाटक में पड़ता है, ठीक है? अब मुख्यालय हो गया तो स्थापना भी आपको याद रखना है। तो इसरो का स्थापना जो है ये कब हुआ था गाइस? तो याद रखिएगा इसरो का स्थापना हुआ था 15 अगस्त को, ठीक है ना? 15 अगस्त 1969 में जो है इसकी स्थापना हुई थी। और सबसे इम्पोर्टेंट पूछा क्या जाता है कि इसमें जो है वर्तमान में अभी जो इसरो के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो ये भी याद रखिएगा। इसरो के वर्तमान अध्यक्ष यानी 2025 में कौन है? तो याद रखिएगा वी नारायण नारायण, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 20 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है हमसे कि निम्नलिखित में से कौन भारत के सबसे कम समय तक सेवा करने वाले प्रधानमंत्री थे? तो भारत के सबसे कम समय तक सेवा करने वाले जो प्रधानमंत्री थे वो कौन थे गाइस? तो याद रखिएगा वो हैं आपके गुलजारीलाल नंदा, ठीक है ना? तो आपका कौन सा आंसर करेक्ट हो जाएगा? तो आपका जो है आंसर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है? गुलजारीलाल नंदा।
तो गुलजारी लाल नंदा, आपको याद क्या रखना है इनके बारे में, ये एक कार्यवाहक प्रधानमंत्री थे, ठीक है ना, कार्यवाहक प्रधानमंत्री थे, प्रधानमंत्री थे, ठीक है। तो गुलजारीलाल नंदा का जो था, ये याद रखिएगा, ये 2 बार जो है ये कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने, ठीक है ना। कितने बार, तो याद रखिएगा ये 2 बार जो है पद को संभाला था, 2 बार पद संभाले थे, ठीक है ना। तो 2 बार जो है कब-कब संभाले थे, ये भी आपको याद रखना है। तो 2 बार पद संभाले, जिसमें से पहली बार जो है अगर हम बात करें, तो पहली बार इन्होंने संभाला था 27 मई 1964 से लेकर 27 मई 1964, ठीक है ना। 1964, 1964 से जो है इनका जो था, ये कब था, 9 जून 1964 तक, 9 जून 1964 तक जो है ये पहली बार बने, ठीक है ना। और दूसरी बार जो है इन्होंने कब पद संभाला था, तो दूसरी बार जो पद संभाला था गाइस, तो याद रखिएगा वो संभाले थे 11 जनवरी, 11 जनवरी 1966, 1966 से 24 जनवरी 1966 तक, 24 जनवरी 1966 तक। अब जो इन्होंने पद संभाला था, तो याद रखिएगा पहली बार जो इन्होंने पद संभाला था, वो याद रखिएगा वो थे जवाहरलाल नेहरू के निधन के बाद, ठीक है ना। जवाहर जवाहरलाल नेहरू नेहरू के निधन के बाद जो है पहली बार इन्होंने जो है पद संभाला था। और दूसरी बार जो इन्होंने पद है वो कब संभाला था, तो दूसरी बार इन्होंने पद संभाला था लाल बहादुर शास्त्री के निधन के बाद, ठीक है ना। लाल बहादुर लाल बहादुर शास्त्री के निधन के बाद। तो ये दोनों आपको याद रखना है, ठीक है ना। तो ये कार्यवाहक प्रधानमंत्री थे, ये आपको याद रखना है, ठीक है ना। यानी दोनों के निधन के बाद जो है कुछ-कुछ टाइम के लिए ही ये प्रधानमंत्री बने थे, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 21 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 21 हमसे कह रहा है कि कोयला कितने प्रकार के होते हैं। तो गाइस कोयला 4 प्रकार के होते हैं, ठीक है ना। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आपका कौन-कौन सा कोयला 4 प्रकार का होता है, उसका नाम आपको याद रखना है। तो पहला नाम होगा, वो कौन-सा कोयला हो जाएगा? पहला हो जाएगा आपका जो सबसे उच्चतम होता है, वो होता है एंथ्रेसाइट कोयला। एंथ्रासाइट कोयला हो गया। दूसरा जो है ये कौन-सा कोयला हो गया? दूसरा हो गया आपका जो है बिटुमिनस, बिटुमिनस दूसरा है। उसके बाद जो है तीसरा कौन से प्रकार का कोयला होता है? तीसरा होता है आपका लिग्नाइट कोयला, लिग्नाइट कोयला, ठीक है। और जो है चौथा जो है वो कौन-सा होता है? चौथा होता है पीट कोयला। अब यहाँ पे जो है, यहाँ पे पूछा जाता है कि एंथ्रासाइट कोयला में जो है कितने परसेंट कार्बन होता है। तो याद रखिएगा 85 से लेकर 95% तक जो है, 85 से लेकर 95% तक। इसमें 85 से 95% है, तो मैं थोड़ा सही से लिख देती हूँ, ऐसा ना आप लोग कंफ्यूज हो जाए कि मैंने लिखा क्या है। तो ये जल्दबाजी के चक्कर में ऐसा हो जाता है, ठीक है ना। तो 85 से 95% तक का जो है इसमें कार्बन होता है। ठीक है। और अगर आपसे पूछे कि कोयले का जो है सबसे सर्वोत्तम, यानी कि सबसे अच्छा कोयला कौन सा होता है गाइस, तो एंथ्रासाइट जो है, इसमें जितना ज्यादा कार्बन होगा सबसे अच्छा वही होगा। तो ये जो है आपको ध्यान रखना है, सबसे अच्छा कोयला कौन सा हो जाता है, तो याद रखिएगा सबसे अच्छा यानी कि सबसे सर्वोत्तम होता है वो एंथ्रासाइट होता है। वहीं अगर मैं बिटुमिनस की बात करूँ, तो बिटुमिनस में जो है कितने परसेंट का कोयला होता है, कार्बन होता है, तो इसमें जो है 70 से लेकर के, ये पूछा जाता है परसेंटेज, आपको याद रखना है, ठीक है ना। 70 से लेकर 85% तक जो है इसमें कार्बन होता है बिटुमिनस में। और ये दूसरे नंबर पे आपका आता है कोयले के में। उसके बाद जो है तीसरे नंबर की अगर मैं बात करूँ, जैसे लिग्नाइट की अगर मैं बात करूँ, तो इसमें जो है कार्बन कितना होता है, तो इसमें जो कार्बन होता है वो 60 से लेकर के जो है 70% तक इसमें जो है कार्बन होता है, ठीक है ना। 60 से लेकर 70% तक, और ये तीसरे नंबर पे आता है। और सबसे खराब कोयला की अगर मैं बात करूँ, यानी कि सबसे कम, इसमें इसमें कार्बन कितना होता है, तो इसमें जो कार्बन होता है वो आपका जो है, हाँ, 30 से 40% तक आप मान लीजिए, ठीक है ना। 30 से 40% तक इसमें कार्बन होता है, ठीक है। तो सबसे सर्वोत्तम कोयला, लेकिन अगर भारत में पूछा जाए कि कौन सा जो कोयला है सबसे ज्यादा भारत में मिलता है, तो एक आपका एंथ्रासाइट कोयला और दूसरा आपका जो है बिटुमिनस कोयला, ये दोनों कोयला जो है भारत में ज्यादा मिलता है, ठीक है ना। ये आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 22 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है कि किस भारतीय शहर को ईस्ट का मैनचेस्टर कहा जाता है? तो ईस्ट का मैनचेस्टर जो है ये कौन से भारतीय शहर को कहा जाता है? मैसूर को, अहमदाबाद को, कानपुर को या कोयम्बटूर को? तो गाइज इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अहमदाबाद को जो है ईस्ट का मैनचेस्टर कहा जाता है। अहमदाबाद जो है ये आपका कहाँ पड़ता है? तो अहमदाबाद जो है ये गुजरात में पड़ता है, ठीक है। अहमदाबाद आपका गुजरात में पड़ता है और इसे जो है ईस्ट का मैनचेस्टर कहा जाता है, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं मैसूर, मैसूर के बारे में आपको क्या याद रखना है? मैसूर को जो है ये सिल्क का मैनचेस्टर कहा जाता है, ठीक है ना। मैसूर को जो है किसका मैनचेस्टर कहा जाता है? सिल्क का मैनचेस्टर कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद अगर मैं कानपुर, कानपुर आपका कहाँ पड़ता है? तो कानपुर आपका उत्तर प्रदेश में पड़ता है, ठीक है। तो कानपुर आपका उत्तर प्रदेश में पड़ता है, तो कानपुर को क्या कहा जाता है? तो कानपुर को जो कहा जाता है ये आपको ध्यान रखना है, ये उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है, ठीक है ना। उत्तर भा- उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है, ठीक है। और जो है कोयम्बटूर, कोयम्बटूर आपका कहाँ पड़ता है गाइस? तो याद रखिएगा कोयम्बटूर जो पड़ता है ये आपके तमिलनाडु में पड़ता है, ठीक है ना। कोयम्बटूर जो है ये आपका कहाँ पड़ता है? तमिलनाडु में। इसे जो है किसका मैनचेस्टर कहा जाता है? तो इसे सॉरी, कोयम्बटूर को जो है ये आपको ध्यान रखना है दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है, ठीक है। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 23 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है कि निम्न में से लोहा का लैटिन नाम क्या है? तो लोहा का लैटिन नाम क्या है गाइस? तो ये हो जाएगा फेरम, ठीक है ना। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। लोहा का लैटिन नाम फेरम होता है। और वहीं अगर बात करें जो आपका जो है ऑरम, ये किसका लैटिन नेम है? तो ऑरम जो है गाइस याद रखिएगा ये सोना का लैटिन नेम है, ठीक है ना। ओरम जो है ये सोना का लैटिन नेम है। वोल्फ्रम की अगर बात करें तो ये टंगस्टन का लैटिन नेम है। टंगस्टन आपने सुना भी होगा, जब आपने टंगस्टन को पढ़ा होगा तो जो है इसका अन्य नाम जो है ये क्या है? वोल्फ्रैम है। तो ये इसका लैटिन नेम होता है। इसके बाद अगर अर्जेटम की अगर हम बात करें तो ये सिल्वर का लैटिन नेम है, ठीक है ना। सिल्वर का लैट्रिनियम। अब यहाँ पे जो है जैसे कि मैं ज़रूरी नहीं आपसे ये भी पूछे, आपसे जो है जिंक का लैटिन नेम भी पूछ सकता है, ठीक है। जिंक का भी पूछ सकता है। इसके बाद जो जो इम्पोर्टेंट है मैं वही लिखा रही हूँ। टीन का भी लैटिन नेम पूछ सकता है। इसके बाद जो है आपको कॉपर का भी लैटिन नेम पूछ सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है अगर मैं बात करूँ जिंक का जो है लैटिन नेम क्या होता है गाइस, याद रखिएगा। जिंक का लैटिन नेम होता है जिंकम, ठीक है ना। जिंक का लैटिन नेम क्या होता है? जिंकम। इसके बाद जो है टिन का जो है लैटिन नेम क्या होता है? तो टिन का लैटिन नेम होता है स्टेनम। उसके बाद अगर हम बात करें कि जो कॉपर का लैटिन नेम होता है वो क्या होता है, तो कॉपर का लैटिन नेम जो होता है वो होता है क्यूप्रम, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 24 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 24 हमसे कह रहा है कि फाइल एक्सटेंशन का उपयोग क्यों किया जाता है? तो फाइल एक्सटेंशन का उपयोग क्यों किया जाता है? फाइलों को नाम देने के लिए, या फाइल प्रकार की पहचान करने के लिए, या फाइलों की पहचान करने के लिए, या यह सुनिश्चित करने के लिए कि फाइल का नाम खो ना जाए? तो गाइस फाइलों की पहचान करने के लिए जो है फाइल एक्सटेंशन का उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 25 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 25 हमसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसमें स्तनधारी पक्षी और दोनों की विशेषता होती है? यानी कि स्तनधारी और पक्षी दोनों की विशेषता जो होती है ये किसमें होती है? तो वातिल अस्थि में होती है, सजीव प्रजता में होती है, या वनकित त्वचा में होती है, या फिर जो है नियततापी प्राणी में होती है। तो गाइज इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नियत तापी प्राणी में जो है स्तनधारी और पक्षी दोनों की विशेषता होती है। तो ये आपको याद रखना है। तो गाइज आपका सेशन आज का यहीं कंप्लीट होता है। यहाँ से रिलेटेड अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन कोई भी दिक्कत है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं उसका ज़रूर रिप्लाई करूंगी। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है प्लीज़ गाइज, अगर आपको जो है आगे भी अगर आपको चाहिए पूरे स्विफ्ट का एनालाइज पूरे फुल डिटेल्स के साथ, तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।